So hello guys, let us start lecture number 14 of reaction mechanism. Lecture number 14 of a reaction mechanism. Till now we have completed up to electrophilic addition reactions. We have done 3 lectures on it, and today we will be doing some radical reactions. आज बारी है कुछ radical reactions की. देखो रेडिकल्स क्या होते हैं ये तो आप जानते हैं, और ये जो रेडिकल रिएक्शंस हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एल्केन्स के ही रिएक्शंस हैं, बट जो एल्केन्स हैं, एल्केन्स एल्केन्स इसमें ना आपको ज्यादातर ये दिखेंगे कि ये फ्री रेडिकल रिएक्शन ही शो कर, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। शॉर्ट में किसी मॉड्यूल्स वगैरह में आप इसे FRSR लिखा हुआ देखते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। बिकॉज जब आप एक एल्केन के मॉलिक्यूल को देखते हैं तो इसमें ना मुझे तो कोई चार्म नजर नहीं आता। इसमें रिएक्शन करने का स्कोप बहुत कम है, बहुत कम स्कोप है यहाँ रिएक्शन करने का। एज यू कैन सी, देखो, ना ही तो कोई पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कि कोई इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट हो जाए इसकी तरफ, ना ही तो कोई पॉजिटिव सेंटर है, डेल्टा पॉजिटिव कहीं नहीं दिख रहा, डेल्टा नेगेटिव कहाँ होगा अगर पॉजिटिव ही नहीं है कहीं, तो पोलराइजेशन ही नहीं हुई है। उसके बाद देखा जाए इनका सिग्मा स्टार देखा जाए अगर, तो सिग्मा स्टार सभी CH बॉन्ड का सिग्मा स्टार है, एंड H being a very poor leaving group, very very poor, you will never see H leaving out except in few reactions H minus will leave. Those are exceptional reactions, specific reactions हैं, just keep them aside for now. And this alkane molecule does not seems to be much reactive. खुद ही देख सकते हैं आप, इसके पास कुछ खास है नहीं रिएक्ट करने को। तो इसलिए क्या होता है कि इसे ना, इसके सामने कोई ऐसी स्पीशीज लानी पड़ती है, एक ऐसी स्पीशीज लानी पड़ती है जो कि काफी रिएक्टिव हो, एक ऐसी स्पीशीज लानी पड़ती है जो काफी रिएक्टिव हो। और अगर मैं बात करूं तो ये स्पीशीज कोई और नहीं, फ्री रेडिकल्स होते हैं। फ्री रेडिकल्स काफी अनस्टेबल पाए जाते हैं, इनकी रिएक्टिविटी बहुत तेज होती है, दे हैव वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ period, they are very short lived species, and it is very difficult to keep free radicals for a longer period of time. नहीं पाते आप फ्री रेडिकल को, except a few ones are there. Actually इनकी केमिस्ट्री बहुत वास्ट है, इनकी केमिस्ट्री बहुत वास्ट केमिस्ट्री है इनकी। आप अगर क्लेडन देखेंगे तो यू विल गेट टू सी सेपरेट यूनिट ऑन रेडिकल्स। इवन सोलोमॉन्स में भी आपको रेडिकल रिएक्शंस को अलग से एक चैप्टर बनाया हुआ है, बट सोलोमॉन्स में उतना डिटेल में नहीं दिया गया जितना अच्छे से क्लेडन में पढ़ाया गया है। बहुत मजा आता है रेडिकल की केमिस्ट्री पढ़कर, बहुत मजा आता है। बट अभी हमारा जो एम है वो मजा लेना नहीं है, वो हमें JEE ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। फॉर दैट रीजन वी विल बी डिस्कसिंग ओनली दोज टॉपिक्स विच आर विद इन आवर सिलेबस, और थोड़ी बहुत बाहर की चीजें भी थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करेंगे, बट उतना ही जो इनडायरेक्टली आपको हेल्प करे। ठीक है, तो चलिए तो शुरुआत करते हैं। हमने अभी तक ये बताया कि एल्केन्स के ज्यादातर रिएक्शंस आप देखेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। तो मैं पहला रिएक्शन आपके सामने रखने जा रहा हूं फ्री रेडिकल का, एंड इट इज नथिंग बट रिएक्शन ऑफ एल्केन विथ हैलोजेंस। आपने वेरी ऑफन देखा होगा ये रिएक्शन, इवन आप क्लास 10th की टेक्स्ट बुक्स में भी देखते हैं। आज बहुत अच्छे से बेटा इन रिएक्शंस को समझेंगे। और मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूं कि ये जो रिएक्शन है ना, इस पे डायरेक्ट सवाल तो आते हैं, लेकिन उस सवाल का जो मोटिव होता है
वो कहीं ना कहीं आपसे आइसोमेरिज्म पूछना चाहते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इस रिएक्शन के थ्रू। बहुत प्रचलित है ये रिएक्शन कि इससे आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बताओ, कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, ऐसी बातें, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। तो कुछ इस तरह की बातें ज्यादा करी जाती हैं। तो लेट अस discuss this reaction. You might have seen this reacting with chlorine in presence of UV light. So in presence of UV light, we see that one of the hydrogens is substituted and we get something like this, CH3CH2Cl and HCl. तो ये ऐसा रिएक्शन है। एंड इसमें मैं एक बात और ऐड करता हूं कि ये रिएक्शन प्रोपोगेट होता है। प्रोपोगेट होता है मतलब सर देखो, फर्दर इसमें ये तो मिलता ही है, फिर फर्दर कुछ और रिएक्शन होकर फर्दर और सब्स्टिट्यूशन होता है एंड यू माइट गेट अ डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑल्सो। फर्दर यू माइट गेट, एकदम प्रोपोगेट हो जाता है ये रिएक्शन, Cl also, and at the same time you can get these hydrogens substituted also. इसका ये मतलब नहीं है कि ये पूरा कन्वर्ट हो गया या ये पूरा कन्वर्ट हो गया, ऐसा नहीं है। इसके भी ट्रेसेस मिलेंगे, इसके भी ट्रेसेस मिलेंगे, इसके भी ट्रेसेस मिलेंगे, और इस तरह से फर्दर ये रिएक्शन प्रोपोगेट होता है। अगर मैं मीथेन का ये रिएक्शन करके बताऊं, जब मैं बात करूं मीथेन रिएक्टिंग विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, और मैं बताऊं ये रिएक्शन देखकर तो बहुत छोटा सा रिएक्शन दिखता है, बट जब आप देखेंगे बेटा इसे कि ये CH3Cl बना, ठीक है, और अभी मैकेनिज्म समझाऊंगा, अभी पहले बस ऑब्जर्वेशंस देखते हैं, प्लस HCl, फिर ये फर्दर और रिएक्ट कर सकता है कुछ परसेंटेज में, ऐसा नहीं कि पूरा खत्म हो जाता है, कुछ परसेंटेज में आपको डाइक्लोरोमीथेन मिल सकता है DCM, एंड देन ये फर्दर क्लोरोफॉर्म मिल सकता है CHCl3, एंड फर्दर टेट्राक्लोराइड भी मिल सकता है। तो इस तरह से रिएक्शन प्रोपोगेट होता है। इसका जो प्रोपोगेशन स्टेप है वो काफी एक्सोथर्मिक होता है, और काफी एक्सोथर्मिक होता है इसका प्रोपोगेशन स्टेप, और सिंस ये एक्सोथर्मिक है और स्टेप बाय स्टेप प्रोपोगेट होता जा रहा है, होता जा रहा है, तो ये रिएक्शन मामूली रिएक्शन नहीं है। अगर आप मीथेन को सनलाइट वगैरह के प्रेजेंस में कराओगे ना रिएक्शन, तो काफी कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में कराना पड़ता है थोड़ा रिएक्शन को, अदरवाइज दिस रिएक्शन मे बी एक्सप्लोसिव इफ नॉट हैंडल्ड विथ केयर। दिस रिएक्शन मे बी एक्सप्लोसिव, यस। देखने में बहुत आसान लगता है ये रिएक्शन, ठीक है, लिखने में भी बहुत आसान है, बट कराने में थोड़ा केयर करना पड़ता है। दिस रिएक्शन मे बी एक्सप्लोसिव। ओके सर, अब थोड़ा ना आप हमें इसका मैकेनिज्म समझा दो। रिएक्शन तो ठीक है, बचपन में आप ऐसा Cl और H हटा के, ऐसा डब्बा बना के हटा के Cl लगा देते होंगे बचपन में, क्या ये तो नीट वीट के मास्टर लोग अभी भी इसी तरह से इसको पढ़ाते हैं, है ना, इसी तरह से पढ़ाते हैं। कुछ जेई वाले भी ऐसे ही काम को चलाते हैं। चलो हटाओ, क्या करना है। अब हम यहां पर देखेंगे ये रिएक्शन 3 स्टेप में होता है। एक है चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप। तो चेन इनिशिएशन में क्या होता है कि रिएक्शन शुरू कहां से होगा। एल्केन्स तो मैंने बताया ही आपको कि बहुत ही एकदम डल नॉन रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनके सामने हमें कुछ रिएक्टिव सी चीज पैदा करनी पड़ेगी, कुछ रिएक्टिव सी चीज पैदा करनी पड़ेगी, और वो रिएक्टिव सी चीज कोई और नहीं, क्लोरीन फ्री रेडिकल है। अब आप ये मान लीजिए कि ये देखा गया है कि जब क्लोरीन का बॉन्ड होता है और इसमें यूवी लाइट पड़ती है, क्योंकि देखिए एल्केन ने क्लोरीन को इंड्यूस किया है, पोलैरिटी इंड्यूस किया है क्या, नहीं करता।
एल्केन कहाँ से पोलर है कि वो उसको पोलैरिटी इंड्यूस करेगा? नहीं करता। मान लो इस बात को कि जब यूवी लाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन को रखा जाता है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है क्लोरीन क्लोरीन की सिमेट्रिकल है, इस वजह से ये बॉन्ड होमोलिटिकली टूट जाता है। दिस बॉन्ड ब्रेक्स होमोलिटिकली जनरेटिंग क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। दिस इज क्लोरीन फ्री रेडिकल्स, ये जनरेट हो जाते हैं। अच्छा सर सिर्फ यूवी लाइट से ही होता है? देखो यूवी लाइट से तो हो जाता है, साथ ही साथ अगर आप बहुत हीट करते हो ना, क्लोरीन के केस में लगभग 400-500 डिग्री अगर हीट करते हो, अगर ऐसा लिखा हुआ है क्लोरीन एंड हीट, देन ऑल्सो आपको ये मानना होगा कि बॉन्ड होमोलिटिकली टूटेगी। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो शुरुआत में ही आपको पता होने चाहिए। तो क्लोरीन यहां पर होमोलिटिकली टूटेगा और ये Cl डॉट बनाएगा। अब आता है चेन प्रोपोगेशन स्टेप। चेन प्रोपोगेशन स्टेप, तो प्रोपोगेशन में आप समझिए, नाउ यू हैव दिस एल्केन, तो जो Cl डॉट है वो इस एल्केन से, Cl डॉट है वो इस एल्केन से हाइड्रोजन स्नैच आउट करेगा एल्केन से। अब सिंस आपका ये रेडिकलाइज्ड फॉर्म में है, तो ये चाहेगा हाइड्रोजन भी रेडिकल बन के निकले, तो ये वाला बॉन्ड भी होमोलिटिकली टूट जाएगा। जी टूट जाएगा, बिल्कुल मानना है ऐसा, ये टूटेगा। और ये टूटते ही यू गेट HCl एंड CH3 डॉट, यू हैव अ मिथाइल रेडिकल। दिस इज मिथाइल रेडिकल। काफी अनस्टेबल होता है ये रेडिकल, कहीं से खास इसको स्टेबलाइजेशन नहीं मिल रही होती है। यही चीज इस रिएक्शन की RDS भी है। ये प्रोपोगेशन का ये जो स्टेप है ना, जहां आपको एक कार्बन फ्री रेडिकल बन रहा है, तो ये कार्बन का इसको एक्चुअली यहां तो मैं मिथाइल रेडिकल ही लिख देता हूं, बहुत कम स्टेबल है बेटा ये। मैं अगर आपको थोड़ा बताऊं तो ये विनाइलिक रेडिकल अगर आप बनाओगे उससे भी बुरा होता है ये। तो दिस इज CH3 डॉट मिथाइल रेडिकल। एंड नाउ ये तो हुआ चेन प्रोपोगेशन स्टेप, लेकिन सर प्रोडक्ट ये कहां से आया? तो अब यहां कुछ बच्चे गलती करते हैं कि उनको बहुत जल्दी रहती है, तो वो क्या करते हैं कि सर ये जो Cl डॉट बचा, इस Cl डॉट को हम इसके साथ लगा देते हैं, इस Cl डॉट को इसके साथ लगा देते हैं। लेकिन आप खुद ही सोचो यार, अगर ऐसा आपने कर दिया तो फिर जो रेडिकल्स जनरेट हुए वो दोनों रेडिकल्स यूज हो गए और कोई नया रेडिकल फर्दर जनरेट नहीं हुआ। इस वजह से ये जो फर्दर प्रोपोगेशन देखने को मिल रहा है, फर्दर और रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं, ये थोड़ा जस्टिफाई नहीं होता है इससे, क्योंकि लगता है ठीक है CH3Cl में तो रुक जाना चाहिए, CH3Cl में रुक जाना चाहिए, बट जब एक्सपेरिमेंटली देखा जाए तो ऐसा तो नहीं होता। एक्सपेरिमेंटली तो आपके पास मोनो सब्सटीट्यूटेड, डाई सब्सटीट्यूटेड, ट्राई सब्सटीट्यूटेड, इवन टेट्रा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि ये यहां तो नहीं रुक रहा होगा। तो समझो ये क्या करता है, ये कुछ ऐसा करता है, CH3 डॉट है कार्बन फ्री रेडिकल, ये आपके हैलोजन के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है। ये डॉट हैलोजन को फिर ऐसे कंपेल करता है कि भाई होमोलिटिकली टूटो और तुम CH3Cl बनाओ प्लस Cl डॉट। देखो मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूं, अभी अगर आप इस उम्मीद के साथ बैठे हो कि अरे सर मुझसे ये प्रेडिक्ट नहीं हो रहा है ये मैकेनिज्म, तो फिर आपका डायरेक्शन ही गलत है। ये प्रेडिक्ट नहीं होगा, ये शुरुआती ABCD पढ़ रहे हो
ये ABCD जैसे बचपन में याद किए थे ना, ए के बाद बी, बी के बाद सी, वैसे ये याद करना है। और आपको कुछ रूल्स समझने हैं कि ऐसे केसेस में ऐसा हो सकता है, ऐसे केसेस में ऐसा होता है, ऐसे केसेस में ऐसा होता है। और फिर जब आप सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ लेंगे, उसके बाद जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको फिर ये सिलेक्ट करना है कि इस क्वेश्चन के लिए मैं कौन सा बाण निकालूं और यहां चलाऊं। आपको वो डिसाइड बाद में करना होगा। तो अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप शस्त्र इकट्ठा कर रहे हैं अपने तरफ कि यार ठीक है, ये मेरे पास एक और हथियार आया, एक और हथियार आया। कुछ इस मेंटालिटी के साथ आगे बढ़िएगा। चलिए, तो यहां पर Cl डॉट हमने लगाया। तो इसमें क्या हुआ कि आपके पास CH3Cl तो बना ही, बट एक Cl डॉट जनरेट भी हो गया है, एंड विच कैन प्रोपोगेट द रिएक्शन फर्दर, विच कैन प्रोपोगेट फर्दर रिएक्शन। कैसे प्रोपोगेट करेगा? अरे इसी को समझ लो, ये रिएक्ट फिर कर लेगा। सेम प्रोसेस इसके साथ आप रिपीट कर दीजिए। तो एक Cl को रहने दीजिए इधर ही, और अब आप हाइड्रोजन को एक निकालिए, सेम जैसे यहां पर आपने निकाला, हाइड्रोजन निकाला, फिर वो, और फिर वो फिर एक और हैलोजन के साथ रिएक्ट करके एक और Cl डॉट जनरेट करेगा, जो फर्दर प्रोपोगेट कर सकता है। तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। ये हुआ प्रोपोगेशन स्टेप। अब आता है आपका टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप। देखो ये टर्मिनेशन स्टेप क्या है, नाम से समझ आ रहा है कि अगर ये हो गया तो जो प्रोपोगेशन है रिएक्शन का, तो रिएक्शन आगे बढ़ते चली जा रही है, बढ़ते चली जा रही है, वो रुक जाएगी, वो टर्मिनेट हो जाएगी। तो उसे कहते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप। देखिए पहली बात तो यही है कि जो आपका रेडिकल बना, अब आपको मतलब यहां पर कुछ इस तरह से समझो, these are the unwanted steps that may take place during the propagation of reaction. Reaction is getting propagated, but at the same time there are few molecules or few species which may undergo these reactions, but dominantly जो है वो propagation step follow होता है। क्यों होता है वो अभी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। देखो हो सकता है Cl डॉट बना हो और वो Cl2 में कन्वर्ट हो जा रहा हो, गया रिएक्शन वापस चले गया, फिर आपका प्रोपोगेशन जो है वो हिंडर हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। अच्छा, और क्या हो सकता है? आप ये जो सोच रहे थे कि कार्बन फ्री रेडिकल सीधे Cl डॉट के साथ ही जुड़ जाए और Cl डॉट के साथ जुड़कर CH3Cl बना दे, तो इससे क्या हुआ, no further Cl dot is generated. So if no further Cl dot is generated, that means propagation will not take place further. Further propagation will not take place. तो ये भी अनवांटेड स्टेप है, ये भी अनवांटेड स्टेप है। अब ऐसा भी हो सकता है बेटा, देखो कार्बन के फ्री रेडिकल्स बहुत सारे बनेंगे, और ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल जो है ये आपस में जुड़ जाए, तो ये कुछ CH3 ऐसा हो जाएगा, इससे तो कुछ अलग ही प्रोडक्ट आ गया, आपका डाइमराइजेशन हो गया मिथाइल रेडिकल्स का, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, बट अभी मैं वही ये डेटाज लिखना पड़ेगा कि यार देखो इसकी डेल्टा एच इतनी है, इसकी डेल्टा एच इतनी है। अब आप ये मान लो, अब डेटा देख के क्या करोगे, कोई मतलब नहीं है, बस आप मान लो कि चेन प्रोपोगेशन स्टेप इज मोर फेवरेबल, और इस वजह से टर्मिनेशन रिएक्शंस ना होकर ज्यादा अमाउंट में प्रोपोगेशन रिएक्शंस होती हैं। मोर फेवरेबल रिएक्शन थर्मोडाइनेमिकली। इसको डेल्टा एच वैल्यूज से देख सकते हैं कि ये जो प्रोसेस हुआ है, ये जो प्रोसेस हुआ है CH3 और ये Cl2 का कॉम्बिनेशन, दिस इज थर्मोडाइनेमिकली मोर फेवरेबल। ओके, तो these are, but you should know what are the termination steps, they may ask questions on this। तो ठीक है, ये बात यहां तक समझ में आई। अब इसमें अगर मैं कुछ बातें और ऐड करूं तो वो कुछ इस तरह से है।
रिएक्टिविटी की मैं बात करूं, अगर रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, सो रिएक्टिविटी की मैं बात करूं तो ऑब्वियसली एज ऑलवेज फ्लोरीन विंस एवरीथिंग, बिकॉज फ्लोरीन is very fast in its reactions, and reactions of fluorine, मेरी बात मानिए, कभी भी वैसे आपको नॉर्मली फ्लोरीन मिलेगा नहीं, बट अगर आपको कहीं फ्लोरीन आपके हाथ लग जाता है लैब वेब में, उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है। बहुत शक्तिशाली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिएक्शंस अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो फॉर दैट रीजन we don't often perform these substitution reactions using fluorine, because fluorine bonds, if CF bond is further more stronger than CCl bond, and fluorine is also highly reactive, as you know, and when it propagates in several steps, the amount of heat produced in the reaction is too much, and at the same time reaction is very fast, so lot of heat is produced in very small interval of time, and this causes the risk of explosion. So fluorine is generally not preferred for the reaction, and even fluorine molecules are so reactive that they don't need a much light for its reaction. When it is kept with halogens, not with halogens, with alkanes, even in dark they can react. They are that much reactive. Even in dark they can react. And this iodine, this is too slow, very slow in its reaction, as always. This is a fact, just remember it as fact, because it is very slow. And look, like here we have got HCl now, along with that methyl chloride, we have got HCl. We have got HCl. Similarly, here you will get HI, and HI is a good reducing agent. It is a good reducing agent. This is a good reducing agent because I minus has a strong tendency of getting converted to I2. Its E degree value is very much favorable. That is, I minus is getting oxidized. Therefore, HI is a good reducing agent. Further, also we will use this fact. And HI is a good reducing agent. That means the alkyl halide produced, the alkyl halide that you are getting, these alkyl halide, they are further reduced back to alkanes. HI के प्रेजेंस में आप पढ़ेंगे वो रिएक्शंस आगे, अभी फिलहाल बस ये सोचो कि HI एक रिड्यूसिंग एजेंट है, अल्काइल हैलाइड को H खिला देता है। क्या खिला देता है? H खिला देता है, उसे रिड्यूस कर देता है। सर H कैसे खिला रहा होगा? H प्लस के फॉर्म में, कैसे फॉर्म में? ये मत सोचो, अभी नेसेंट H खिला देता है, बस ये सोचो आप, ठीक है? नेसेंट H खिला देता है सर, लेकिन फिर भी थोड़ा तो समझाओ कैसे खिलाता होगा H। देखो, नेसेंट H का कोई सर पैर नहीं होता, अगर वो सोल्यूशन में है तो वो किसी के साथ भी लग जाएगा, किसी के साथ भी Cl को हटाएगा और लग जाएगा। लेकिन सर ये नेसेंट H आया कहां से? सुनो मेरी बात, सुनना मेरी बात, जब भी HI यूज कर रहे हैं, क्यों HI अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, थोड़ा इसको समझते हैं। यू हैव I minus ions, and I minus ions have a strong tendency to get converted to I2, and if they do so, they will release electrons, like 2 electrons will be released for 2 iodide ions. 2 electrons will be released like this. And if 2 electrons are released, then where these electrons will go? These electrons will be trapped by the H plus ions, just which are roaming around in the solution. H plus ions, these electrons will be trapped by these H plus ions, further generating atomic hydrogen called nascent hydrogens, which are consumed in the reaction. ये इस तरह से H प्रोड्यूस करता है।
आई होप ये बात समझ आई होगी। अब इसको लिख लीजिए, मैं स्टेटमेंट बोल दे रहा हूँ, यही जो मैंने बताई बातें मैं लिख नहीं रहा उसको, मैं बोल रहा हूँ, अब लिख लेना यार। विथ फ्लोरीन, लिखो ऐसा, विथ फ्लोरीन F2 alkanes react so vigorously that even in the dark and at room temperature reactant is diluted with an inert gas। वही बात है, रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इनर्ट गैस डाला जा रहा है ताकि रिएक्टेंट ज्यादा अमाउंट में रहे ना, क्योंकि फ्लोरीन उसको छोड़ेगा नहीं, तुरंत रिएक्शन करेगा। देन आयोडीन इज रिवर्सिबल रिएक्शन, दैट इज आयोडीनेशन is a reversible reaction since HI is formed as a byproduct and it is a strong reducing agent and reduces alkyl iodide back to alkane, the same thing which I have just explained. Hence iodination can be done only in presence of strong oxidizing agents like HiO3। ये कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, अगर आप इन्हें डालकर रखते हैं, अगर आप इन्हें डालकर रखते हैं सोल्यूशन में, ध्यान रखना कभी कभी आयोडीनेशन को कराने के लिए आपको ऐसा लिख देता है इन प्रेजेंस ऑफ HiO3 आयोडीनेशन इज डन, देन it is kind of possible because Hi will react with HiO3, they will undergo cum proportionation to form I2, okay, so they can further react। I hope इतनी बातें समझ आ गई। अब बेटा मैं यहाँ पर बताता हूँ इसके सवाल आपको, तो थोड़ा सा आप क्वेश्चन ओरिएंटेड जाऊंगा, ठीक है। अब एक स्टेटमेंट और मैं लिखता हूँ, उसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, समझना मेरी बात। Cl radicals are more reactive than Br dot। Right now we are discussing only about chlorination and bromination। We are not taking much interest in fluorination and iodination because of the reason I have just mentioned there। तो आप इसी रिएक्शंस को देखिए। देखो और कुछ बच्चों को ना बहुत सारी काल्पनिक चीजें करने में बहुत मजा आता है ऑर्गेनिक में, कि सर अगर वो डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, सर तो कैसा हो जाएगा। तो मेरी बात आप ये समझिए कि रिएक्शंस वही कराए जाते हैं जिनका कोई प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस हो, ठीक है। ऐसे कोई मनोरंजन के लिए नहीं कराते रिएक्शन कि चल यार फ्लोरीन डालते हैं मजा आएगा, सब फट जाएगा, देखते हैं मजा आएगा, ऐसे नहीं कराते हैं ना। तो कुछ भी अपने मन से काल्पनिक बना लेना, सर इसको इसमें ऐसे डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये नहीं बता सकते कोई, है। बिकॉज आप देख रहे हैं पहले रिजल्ट्स आते हैं, उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे। इट्स नॉट लाइक कि आप कुछ भी मनगढ़ंत रिएजेंट ले आओ फिर आप बोलो कि हो जाएगा सर। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया ना स्पेसिफिकली ये सब यूज होते हैं तो ये यूज कर। अब आप बोलोगे सर मैं यहाँ पर फ्लोरीन यूज करूंगा तो हो जाएगा सर, ठीक है, सर फ्लोरीन यूज करूंगा तो हो जाएगा, अरे नहीं होगा यार, आपको और भी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हो सकती हैं रिएक्शन में। तो जो बताया जा रहा है आप उन रिएजेंट्स को देखिए, ठीक है, उसी को देखिए। बट Br dot is much more selective। वाह, ये क्या बात हुई, Cl डॉट ज्यादा रिएक्टिव है लेकिन Br डॉट ज्यादा सिलेक्टिव है। इसको कुछ इस अंदाज में आप सोचो कि जो Cl डॉट है ना, ये पसंद करता है थोड़ा काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट्स बनाना, बहुत रिएक्टिव है। तो देखो इसके पास दो ऑप्शंस हैं, ऐसे मानो आप सी सी एच एच और एच, यहां पर CH3, यहां पर H और यहां पर CH3। सुनना मेरी बात, अब यहां जो
Cl डॉट है, इसके रिएक्शंस थोड़े किस तरह के चलते हैं मैं आपको बताता हूं। इसके रिएक्शन में ना देखो, अब इसके पास क्या ऑप्शन दिख रहा है, इसके पास एक तो ये मिथाइल वाला ये वाला H दिख रहा है, ये सब इसी तरह के H है, देख पा रहे हो आप, ये सब इसी तरह के H है, और एक हाइड्रोजन दिख रहा है ये वाला। अब ये बात आपको भी दिख रही होगी कि अगर ये वाले H को निकाला जाए तो एक प्राइमरी रेडिकल जनरेट होगा। सबको समझ आ रही बात, ये प्राइमरी रेडिकल जनरेट होगा। और अगर ये वाले को निकाला जाए तो एक टर्शियरी रेडिकल जनरेट होगा। टर्शियरी रेडिकल मजाक नहीं है भाई, बढ़िया स्टेबल होता है, बट फिर से वही बात, इतना स्टेबल नहीं होता कि उसको आइसोलेट करके अलग एक ऐसा ऐसा डब्बे में रख दे हम, ऐसा, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो क्या सर रेडिकल वाली चीजें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली चीजें ऐसे एग्जिस्ट करती हैं फ्रीली, इंडिपेंडेंटली? क्या आपने देखा है NO2 गैस को? जी हाँ, बिल्कुल करती हैं। NO2 गैस को देखिए आप, वहां पर N पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, और NO2 गैस तो नेचर में है, ठीक है। तो करते हैं, कुछ रेडिकल्स भी होते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, बट वो बहुत रेयर रेडिकल्स हैं। जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं कुछ ऑर्गेनिक, वो लोग एग्जिस्ट करते हैं, बट वी आर राइट नाउ नॉट कंसर्न अबाउट देम। अभी अपन इसको देखते हैं। टर्शरी रेडिकल इधर बनेगा, यहाँ प्राइमरी बनेगा, इधर टर्शरी बनेगा। अगर आपको चॉइस दी जाए कि कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, तो आप बोलोगे सर टर्शरी, ऑब्वियसली। सो दिस Cl डॉट शुड गो एंड स्नैच आउट दिस हाइड्रोजन, इसे जाना चाहिए और इस हाइड्रोजन को लेना चाहिए। भाई यार, भाई स्टेबल टर्शरी टर्शरी हाइड्रोजन मिल रहा है, और इधर तो प्राइमरी मिल रहा है। लेकिन एक शर्त है कि देखो यार, तुम्हें ना ये थोड़ी स्टेरिक बैरियर है, उसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा। ऑल्दो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा स्टेरिक बैरियर है, क्रॉस करो जाओ और इस H डॉट को ले आओ, तो क्या होगा ना कि एक रेडिकल तुम स्टेबल वाला बनाकर छोड़ोगे, स्टेबल रेडिकल बनाकर तुम छोड़ोगे। अच्छा, तो ये जो Cl डॉट है ये बड़ा आलसी है, ये कहता है मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कितना स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, क्या बन रहा है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे तो बस यार तुरंत कोई हाइड्रोजन मिल जाए तो मैं ज्यादा सुखी रहूंगा। बोला जाता अच्छा मेहनत नहीं करना तुमको, तो नहीं कर, मेहनत नहीं करना तो भाई ठीक है, जाओ बाहर पड़ा हुआ है कोई सड़ा सा हाइड्रोजन प्राइमरी वाला, जाओ उठा लो उसको। तो ये बोलता है ठीक है भाई, मैं खुश हूं, मैं बाहर से ये प्राइमरी वाले हाइड्रोजन को उठाऊं। इसीलिए बोला जा रहा है कि ये ज्यादा रिएक्टिव है, दिस इज ज्यादा रिएक्टिव। बट जो ब्रोमीन रेडिकल है इट इज मच मोर सिलेक्टिव, वो सिलेक्टिव है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम थोड़ा मेहनत करेंगे, बट जो काम करेंगे वो ढंग से करेंगे, ठीक है। जो काम करेंगे वो ढंग से करेंगे, मेहनत से करेंगे, धीरे धीरे ही सही, बट हम वो काम आराम से करेंगे। अब अगर मैं थोड़ा इस तरह से बताऊं तो ठीक है, क्लोरीन बेचारा बुरा नहीं है, उसकी मजबूरी भी है, क्योंकि उसको अभी ना क्या है, बहुत ऐसा बोल सकते हो तड़प रहा है बेचारा, बहुत अनस्टेबल भी है। Cl डॉट और Br डॉट में Cl डॉट काफी अनस्टेबल है, तो उसको बेचारे को यही पड़ी है भाई, अभी अभी का कुछ मिल जाए यार, अब इतना समय नहीं है मेरे पास, नहीं तो मर जाऊंगा मैं, कुछ इस तरह से Cl डॉट बिहेव कर रहा है। और Br डॉट के पास अभी थोड़ी जमा पूंजी है, वो कह रहा है कोई बात नहीं, थोड़ा मेहनत करेंगे, उसके बाद हम एक अच्छा वाला रेडिकल जनरेट करेंगे। आई होप ये स्टेटमेंट भी आपको समझ आ गया होगा। तो अब मैं आपको ना एक रिलेटिव डेटा देता हूं कि इनका जो सिलेक्शन टेंडेंसी होता है, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, वो कैसा होता है। और इससे आप इसको यूज करके आप प्रोडक्ट का परसेंटेज भी थोड़ा रफली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ यार इतने परसेंट ये बनेगा, इतने परसेंट ये बनेगा। क्योंकि एक्चुअली ये जो रिलेटिव, ऐसा मत सोचो कि आपको ये कोई फॉर्मूला बना के दिया जा रहा है जिससे आप प्रोडक्ट का परसेंटेज प्रेडिक्ट कर लोगे, नहीं। एक्चुअली जो नंबर्स दिए गए हैं ना आपको, अभी जो मैं देने जा रहा हूँ, वो एक्चुअली में रिएक्शन के परसेंटेज यील्ड को देखने के बाद कुछ सैंपल ऑफ डेटास को लेकर एक रिलेटिव चॉइस ऑफ हाइड्रोजन के कुछ नंबर्स बनाए गए। तो लिखिए, अभी समझ में आएगा आपको, टेंशन मत लीजिए, अभी जो मैं कह रहा हूं अगर वो बात नहीं समझ आई तो लिखिए, अभी समझ में आएगा। यहां पर ऐसा मैं कह रहा हूं, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन।
एक्चुअली एक मॉलिक्यूल में 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या हमेशा काफी ज्यादा रहती है। तो अगर मैं यहाँ पर सिलेक्टिविटी फैक्टर की बात करूं, सिलेक्टिविटी फैक्टर, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन को सिलेक्ट करने की अगर क्लोरीन के लिए पॉसिबिलिटी, क्लोरीन की बात करते हैं पहले, Cl डॉट जो है, क्लोरीन के लिए पॉसिबिलिटी 1 यूनिट है, तो 2 डिग्री के लिए 3.8 यूनिट्स। सर 2 डिग्री के लिए तो ज्यादा दिख रही है। ठीक है, वो तो ज्यादा रहेगी ही, लेकिन नेट जो परसेंटेज आएगा ना, वो सिर्फ सिलेक्टिविटी फैक्टर से नहीं निकलता, सिर्फ सिलेक्टिविटी फैक्टर से नहीं निकलता, वो प्रोबेबिलिटी फैक्टर से भी निकलता है, वो भी बता रहे भैया, समझ में आएगा। मैं ये हाइड्रोजन को निकालता है, ठीक है, हाइड्रोजन को निकालता है। अभी आपको समझ आएगा इसको। अब ये मत सोचना कि सर अभी आपने यहाँ कुछ बोला, यहाँ कुछ लिख रहे हो, ये तो 2 डिग्री वाले की ज्यादा ज्यादा टेंडेंसी लग रही है। अभी जब मैं ब्रोमीन लिखूंगा तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखना, समझ में आएगा। ठीक है, 3.8 और ये 5, ये 5। ठीक है, स्टेबल होना कौन नहीं चाहता, तो टेंडेंसी तो है, बट देखिए ब्रोमीन की चाह देखिएगा, ये अगर 1 है तो ये है 82 टाइम्स और ये है 1600 टाइम्स। नाउ कंपेयर। सो ये डेटा जो है ये अप्रॉक्स डेटा है, ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि इस पे सवाल आ जाएगा। आप कुछ पैराग्राफ में ये सब चीजों को यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो, जैसे कि अगर मेरे पास एक ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3 और मैं इसका क्लोरीनेशन करा, ठीक है, आप इसको यूज करके काम कर सकते हैं। क्लोरीनेशन करा रहा हूँ यूवी लाइट के साथ, यूवी लाइट के साथ मैं क्लोरीनेशन करा रहा हूँ, और हमें यहाँ पर ये बताना है कि प्रोडक्ट क्या क्या पॉसिबल है। तो अभी मैं स्ट्रक्चरली बस बताता हूँ। तो एक ये वाला हाइड्रोजन निकल सकता है, एक ये वाला हाइड्रोजन, दो ही तरह के हाइड्रोजन है जी सर। तो एक यहाँ से Cl ऐसा प्लस एक ऐसा Cl ऐसा। तो अगर यहाँ पर देखो, ये एग्जैक्ट कोई परसेंटेज प्रेडिक्ट हो रहा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, क्योंकि यहाँ पर मोनोक्लोरिनेटेड के साथ डाइक्लोरिनेटेड ट्राइक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स भी बनते हैं साथ में, बट मैं अभी सिर्फ मोनोक्लोरिनेटेड को कंसिडर कर रहा हूँ, और आप भी यही करा करिए, मोनोक्लोरिनेटेड को कंसिडर करिए। बाय डिफॉल्ट एक एजम्पशन है, मोनोक्लोरिनेटेड ही कंसिडर हम करेंगे, तभी पढ़ाई कर पाना उसकी पॉसिबल है। और ये मोनोक्लोरिनेशन के लिए आपको डेटाज मैंने लिख के दिए। तो देखते हैं इसका मतलब क्या है। अब आप समझिए, सिलेक्टिविटी फैक्टर ये हुई। तो अगर मैं कहूं कि ये दोनों मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स में ये वाला इसके कॉन्टेक्स्ट में कितने परसेंट होगा और ये कितना परसेंट होगा, अगर ये मैं देखूं, तो देखो सिलेक्टिविटी फैक्टर हमेशा आपको कहेगा कि 2 डिग्री हाइड्रोजन 3.8, मतलब हमेशा 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, वो हमेशा वही कह रहा है। लेकिन उसके बाद एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी तो होती है। प्रोबेबिलिटी फैक्टर मतलब सर थोड़ा समझाओ। अरे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, ठीक है, 3.8 की टेंडेंसी है 2 डिग्री हाइड्रोजन लेने की, तो अगर मान लो 3.8 की टेंडेंसी है, ये सिलेक्टिविटी फैक्टर हुई। लेकिन जो नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन है वो सिर्फ 2 है, और प्राइमरी हाइड्रोजन्स की सिलेक्टिविटी 1 यूनिट है, बट जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है प्राइमरी वाले वो मान लो 15 है, 20 है। तो जब आप प्रोबेबिलिटी फैक्टर गवर्न्स दी नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स अवेलेबल, कितने हाइड्रोजन्स अवेलेबल है, उसको गवर्न करता है, क्योंकि दोनों चीजों के ऊपर अल्टीमेटली रिएक्शन का प्रोडक्ट डिपेंड करेगा। तो अगर हम यहाँ एक रफ कैलकुलेशन दौड़ाएं कुछ, तो हम ये देखेंगे कि यार 1 डिग्री वाला जो है वो 6 हाइड्रोजन्स मेरे पास है, तो 6 × 1, तो ये रफली बन रहा है 6। और 2 डिग्री वाले मेरे पास 4 हाइड्रोजन हैं, तो 3.8 × 4, so this is roughly 15.2, I guess. Okay, this is 15.2 and this is 6 and this is 15.2. So you can see that obviously which one is major here. So from these two ये दिख रहा है आपको relatively ये ज्यादा नंबर आ रहा है, तो ये मेजर, ये मेजर।
लेकिन सर आपने तो बोला ये इसको प्रेफर करता है। अरे Br के कंपैरेटिवली वो ज्यादा रिएक्टिव है, Br ज्यादा सिलेक्टिव। और अगर आपको मैं कुछ ऐसा दिखाऊं, देखिए अब ये देखना, जैसे ही ना मैं इसको थोड़ा छोटा करूंगा, जैसे इसको थोड़ा छोटा करूंगा ये नंबर और क्लोज आने लगेगा। मतलब हम यहाँ पर इसको नेग्लिजिबल नहीं बोल पा रहे हैं, हम इसे माइनर बोल रहे हैं। इसका मतलब ये देखो कहीं ना कहीं ये प्राइमरी हाइड्रोजन की तरफ थोड़ा तो आकर्षित है, इसे हम माइनर बोल रहे हैं, इसे नेग्लिजिबल नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये लू ना, ये लू, देखो एक टर्शरी में यहाँ पर ये लेता हूँ। जब आप इसका रिएक्शन कराओगे बेटा, जब आप इसका रिएक्शन कराओगे, एक बार क्लोरीनेशन कराते हैं, क्लोरीनेशन यूवी लाइट, ठीक है। तो यही मिल रहा है सर, यहाँ पर क्लोरीन लगाएंगे, यहाँ पर मिथाइल, मिथाइल एंड मिथाइल, एक ये बन रहा है, और साथ ही साथ एक CH2, बाहर वाला प्राइमरी हाइड्रोजन हटा दो, CH2Cl, CH3, एक ये बन रहा है। तो अगर आप यहां फिर से इसी डेटा के साथ जाओ तो ये 5 है। तो आप देखिए एक ही हाइड्रोजन अवेलेबल था, प्रोबेबिलिटी फैक्टर बहुत कम है। तो आप देखोगे 5 × 1, अरे बाप रे, सिर्फ कितना, 5। यहाँ कितने हाइड्रोजन थे प्राइमरी वाले, अरे बाप रे, 9। 9 × 1 तो क्या हुआ, 9। तो कौन बना ज्यादा यील्ड में, देख लो कौन बना ज्यादा यील्ड, ये ज्यादा बन गया। यस, ऑल्दो स्टेबल नहीं दिख रहा था रेडिकल, बट ये मेजर बन गया। ठीक है, तो देखो वही बात है, सब कुछ प्रोबेबिलिटी फैक्टर और सिलेक्टिविटी फैक्टर दोनों को लेकर चलोगे तो गवर्न होता है। और इसी में अगर मैं Br ले लेता ना बेटा, यहीं पर Br2, आप ये टाइम पास वाला कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हो। मैं आपको डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल डेटा बता देता हूँ, मेरे पास अभी फिलहाल अवेलेबल है ये डेटा, तो मैं बता देता हूँ। दिस इज CH एंड दिस इज CH3, दिस इज CH2Br, दिस प्रेजेंट इन ट्रेसेस ओनली, ओनली ट्रेसेस, मतलब एकदम ना के बराबर है। एंड दिस Br, this among monobrominated products I am talking about, this is over 99%, दिस इज ओवर 99%। ठीक है, तो आई होप आपको ये बातें समझ आ गई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ दीज रिएक्शन। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट, बहुत सवाल आते हैं इससे स्टीरियोकेमिस्ट्री पर। मैं अभी कुछ 2-4 क्वेश्चंस पे अच्छी डिस्कशन करता हूँ आपके सामने, और फिर आपको थोड़ा एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग आएगी इसकी। So let us take a question from JEE Advanced previous year question, एक मेरे पास अभी अवेलेबल है इधर। JEE Advanced का PYQ है, एग्जैक्टली मेरे को साल नहीं लिखा हुआ यहाँ पर। क्वेश्चन बोल रहा है, in the following monobromination reaction the number of possible chiral products are। ध्यान से देखना, मैं क्वेश्चन के थ्रू इसका स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ मोटिव ये नहीं है कि मेरे को 2 सवाल कराने हैं आपको, यहाँ मोटिव है कि इसके थ्रू मैं आपको इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री थोड़ी समझाऊं। ये ऐसा लिखा हुआ है, और क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ था बेटा कि 1 मोल ये लिया गया है, एंड दिस इज इनेंशियोमेरिकली प्योर, इनेंशियोमेरिकली प्योर। So this is enantiomerically pure and reacting with Br2, और लिख दिया है क्लियरली 1 मोल, मतलब आपको मोनोब्रोमिनेटेड की तरफ जाना है 300 डिग्री सेल्सियस। द मोमेंट यहाँ 300 डिग्री सेल्सियस लिखा है, आप समझ लीजिए कोई भी संदेह नहीं है कि यहाँ रेडिकल के अलावा कुछ होगा। सर Br एक पहले से दिख रहा है, कोई बात नहीं, ये नहीं बोला गया कि प्रोडक्ट मोनोब्रोमिनेटेड है, मोनोब्रोमिनेशन रिएक्शन है ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ऐसा लिखा है क्वेश्चन। और आपको बताना है नंबर ऑफ पॉसिबल काइरल प्रोडक्ट्स,
कायरल मतलब ऐसा नहीं कि जिसमें कायरल सेंटर है, ऐसा मतलब जो ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, पहले आप थोड़ा सा इसको सीखने की कोशिश करिए, समझिए मेरी बात को। जब भी जिस सेंटर पे रिएक्शन होगा, जैसे मानो ये कार्बन है, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर ऐसा 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 कुछ ग्रुप्स लगे हुए, अगर ये रिएक्शन का सेंटर है, मतलब इधर से हाइड्रोजन को चुराया गया है और यहाँ रेडिकल बना है। ध्यान से बिल्कुल सुनना, नहीं तो ये एकदम पते की बात बता रहा हूं। जब तक लास्ट दिन आप जब प्रैक्टिस करोगे तब तक ये वाले क्वेश्चंस आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखना। और ये कॉन्सेप्ट अगर अगर अभी हिल गया तो फिर ये बन नहीं पाएगा कभी। सुनना मेरी बात, जब भी आप ये हाइड्रोजन को, ये जो कार्बन दिख रहा है ये कार्बन, अगर ये हाइड्रोजन को इस कार्बन से निकाला जा रहा है और इस कार्बन पे रेडिकल बना है, तब हम ये मानते हैं कि ये रेडिकल प्लेनर होता है, और होता भी है। CH3 रेडिकल प्लेनर होता है। और यदि ये प्लेनर है, यदि ये प्लेनर है, तो जो Br डॉट या Cl डॉट जो भी इस पर आकर लग रहा होगा, वो दोनों कॉन्फ़िगरेशंस की पॉसिबिलिटी के साथ लगेगा। लिख लो हिंदी में ये बात, दोनों कॉन्फ़िगरेशंस की पॉसिबिलिटी के साथ लगेगा। R कॉन्फ़िगरेशन भी लगेगी, S कॉन्फ़िगरेशन, दोनों पॉसिबल होगा उस रिएक्शन सेंटर पे, जिस रिएक्शन सेंटर से H को निकाला गया है, जहां पर आपका रेडिकल बना है। आजू बाजू अगर और कुछ दिख रहा है, वहां कुछ नहीं होगा, वहां जैसा है वैसा ही रहेगा, आजू बाजू कुछ नहीं होगा। इस रिएक्शन सेंटर पे RS पॉसिबल होगा। सर ऊपर एक कायरल सेंटर दिख रहा है मुझे, अबे अगर उधर रिएक्शन नहीं हुई है तो उसका अगर कॉन्फ़िगरेशन फिक्स दिया हुआ है तुमको क्वेश्चन में कि वो R है, तो उसको मत हिलाना। 2-3 क्वेश्चन एडवांस प्लस लेवल के आपको बना के दिखा रहा हूं मैं, उसके बाद क्लैरिटी सुप्रीम लेवल पे आ जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा मोड़ा ये बात दिमाग में घुसा होगा आई गेस। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। जब बेटा लिखा हुआ है यहाँ इनएंशियोमेरिकली प्योर, इसका मतलब क्या समझना है क्वेश्चन, कि आप अगर देखें तो ये कायरल सेंटर दिख रहा है, दिख रहा है ना ये कायरल सेंटर। तो ये कायरल सेंटर दिख रहा है, इसका मतलब ये जो है इसका आर कॉन्फ़िगरेशन भी पॉसिबल हो सकता था, एस भी हो सकता था, दोनों पॉसिबल हो सकते थे, आर एस दोनों हो सकता था। बट यहां जब इन्होंने लिखा है कि ये इनएंशियोमेरिकली प्योर है, जब इन्होंने लिखा है कि ये इनएंशियोमेरिकली प्योर है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आपको यहां सिर्फ इसी कॉन्फ़िगरेशन को लेकर चलना। लेट इट बी आर और एस वॉट एवर, नो नीड टू फाइंड इट आउट। ऑल्दो फाइंड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो ये नंबर 1 है, ऊपर वाला नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है। तो आप 1 2 3 जाकर देखें तो आपको दिख रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज है, बट फोर्थ ग्रुप आगे है, तो आप इसे आर कॉन्फ़िगरेशन देंगे। ठीक है, मान लिए आर कॉन्फ़िगरेशन। मतलब आपको इधर अभी चेंज नहीं करना, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, और हमें ब्रोमीन लगाना है। तो देखो कहाँ कहाँ हाइड्रोजन्स लग सकते हैं, कौन कौन से हाइड्रोजन्स निकल सकते हैं। आई मीन ये हाइड्रोजन निकल सकता है, जी सर। ये निकल सकता है, जी सर। ये भी, ये भी, ये भी, इतने हाइड्रोजन्स निकल सकते हैं। वाह। अब मैं बहुत धीरे धीरे आपको एक एक प्रोडक्ट बना के दिखाऊंगा। मैं बिल्कुल दिल से चाहता हूं कि ये सब कॉन्सेप्ट्स आपके ना हिले, खिले होते हैं बच्चों के, नहीं समझ आता, कुछ भी करके आंसर निकालते रहते हैं। अब 5 आंसर है तो कभी 6 आ जाएगा, फिर अपने दिल को बहला लेते हैं कि अरे सर हो गया, एक छूट गया था, सर एक एक एक्स्ट्रा हो गया था। उनको लगता है बस वही 1-2 छूट जा रहा है हमसे, कोई बात नहीं, हमको आता है, बस 1-2 मिस हो जा रहा है। अरे एक्चुअली में उनका कंसेप्ट ही हिला हुआ रहता है, तो कुछ भी अंशंड करते हैं। अब इसका आंसर क्या ही होगा यार, अगर मान लो आंसर इसका क्या ही होगा, 3 4 5 6, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। अब इसमें आपका आंसर अगर 4 आ रहा है तो आप ये नहीं बोल सकते कि आंसर अगर 6 है आपका आंसर 4 आ रहा है, अरे यार 2 से ही तो चूक गया। अरे नहीं, यू हैव टू बी डैम परफेक्ट इन दीज क्वेश्चंस। ओके, लेट्स सी, एक एक करके धीरे धीरे करेंगे। सबसे पहले ये बाहर वाले हाइड्रोजन को देखो, इसमें से सॉरी कार्बन को देखो, यहां से हाइड्रोजन निकालो और इसकी कॉन्फ़िगरेशन मेक श्योर करना ऐसा ही रहे, फिक्स रहे। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, चलो बना लेते हैं 5 यार, क्या दिक्कत।
अच्छा चलो अभी जरूरत नहीं है, अभी इसको जब निकाल रहे हैं तो कुछ ऐसा है, यहाँ पर Br और यहाँ पर H, ये ऐसा है, और यहाँ पर CH2Br ऐसा, एंड देन यहाँ पर आपके पास है प्रोपाइल, तो लेट इट बी Pr, प्रोपाइल। आपको काइरल प्रोडक्ट्स बताने हैं। ये आपने रिएक्शन कराया, क्या ये काइरल है? सर यहाँ तो काइरल सेंटर है जी। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? हाँ सर है, ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है, तो ठीक है, ये एक सिलेक्टेड है। आप क्या करेंगे, आप इसको पकड़ोगे, ये वाले हाइड्रोजन को हटाओगे, और जब आप इस हाइड्रोजन को हटाओगे तो क्या हो सकता है, देखो ऊपर तो Pr रहेगा, नीचे CH3 रहेगा। आप इस हाइड्रोजन को हटाकर एक बार ऐसे H की जगह Br लगा सकते हो ऐसे। बाकी अब ये कायरल रहा ही नहीं, तो RS का कोई सर पैर है ही नहीं, अब ना तो R है ना तो S है, यहाँ पर कोई भी कायरल कार्बन नहीं दिख रहा। नो कायरल कार्बन देयर। So if there is no chiral carbon, we cannot count it as an optically active product. This is not at all optically active. Let it be like this. And now let's move on to this carbon. Okay. So this is Br. This is Br. This is hydrogen. This is CH3, and this is C. And now since this is your reaction center, and look, after the reaction ये कायरल बन जा रहा है, दिख रहा है? आफ्टर द रिएक्शन ये कायरल बन जा रहा है, और अगर ये कायरल बन रहा है तो इसकी तो दोनों पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि रिएक्शन सेंटर ही वो है, समझ रहे हो? मतलब यहां आप एक बार Br राइट पे लगा दो, ऊपर आपका इथाइल है, दिख रहा है? ये इथाइल पूरे को एक साथ लिख दे रहा हूं। एक बार Br राइट में लगा दो, एक बार Br लेफ्ट में लगा दो, दोनों पॉसिबिलिटी होंगी। तो ये भी बनाए और वो भी बनाए सर? अरे बिल्कुल बना भाई, दो अलग अलग एग्जिस्टेंस वाले प्रोडक्ट है। ये सब बकवास डाउट्स नहीं आने चाहिए मन में, ठीक है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म बहुत मेहनत से पढ़ाया हूं बेटा, ये सब बकवास डाउट ना मन में नहीं आने चाहिए। अच्छा अच्छा, ये कुछ ऐसा बना सर, इनैंशियोमर हो गए सर ये तो दोनों? अरे नहीं हुए यार इनैंशियोमर, ठीक से देख, इनैंशियोमर नहीं हुए। ये वाला कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हुआ है ना, ये वाला भी तो कायरल सेंटर ही है, जो जैसा था वैसा ही है। तो ये एक दूसरे के डायस्टीरियोमर हुए। ये सब बातों को भी बिल्कुल आप नोट करते जाइए। दे आर डायस्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर, they are diastereomers of each other. And is this optically active? Yes, why not? Is this optically active? Yes, why not? Both are optically active. Now it's turn for this carbon. चलो बनाते हैं इधर। तो ये नीचे CH3 बनाया मैंने, this is H, this is Br, and then you have a CH2 out here, then you have a carbon. दिस इज द कार्बन जो हमारा टारगेट है, और अब ये एक Br इस तरफ और एक मिथाइल लगा दो इधर, CH3 ऊपर, ये जो बचा है छोटा सा Br एक बार इस तरफ, एक बार Br इस तरफ, बिकॉज इट इज ऑल्सो कायरल ना, इट इज ऑल्सो कायरल। आफ्टर द free radical substitution it has become chiral. For that reason you can have Br substituted to either sides. Both configurations are possible, but one thing you should note out here, I guess most of you might have noted that important thing. You can see that this molecule has some speciality. What is that? Yes, yes, indeed. It is a meso compound. Look, it is a meso compound, even though this is a chiral center, this is a chiral center, but they have actually exactly opposite configuration. If it is R, it must be S. They are mirror images of each other, and therefore this is a meso compound. This is a meso compound. And ये वाली चीज ठीक है, ये मीजो है क्या? नहीं, ये मीजो तो नहीं है, तो ये एक आपके पास आया प्रोडक्ट। अच्छा, ये प्रोडक्ट आया, बट ये मीजो आया। अब ये वाले कार्बन को क्यों छोड़ना, मत भूलो उसको। तो क्या करें, देखो बीच में तो CH2 दो बार है, अब इसको क्या ही लिखें, और ऊपर CH2Br ऐसे लगेगा, और फिर ये वाला तुम्हारा काइरल कार्बन है ही, जिसमें इधर R फिक्स है,
इधर H है और इधर CH3 है, तो एक प्रोडक्ट ये बनेगा। क्या ये कायरल है? हाँ है यार, ये वाला कार्बन तो है ना अपना ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव मानेंगे। अब बढ़िया से काउंट करना है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव था जी हाँ, एक ये हुआ, ये था नहीं, फिर ये दो हुआ, ये तीन हुआ, ये चार हुआ, ये पांच, बट इसको नहीं काउंट करना है क्योंकि ये क्या हुआ, मीजो हुआ, तो चार हुआ, और ये वाला जो प्रोडक्ट बना ये भी कायरल है, तो पांच हुआ। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 5। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन asked in JEE Advanced previous year. तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 5। लेट मी टेल यू वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, इसके थ्रू कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। एक कॉन्सेप्ट सीखा ना हमने कि किस तरह से कब कायरल सेंटर मानना है कब नहीं मानना, बट एक कंफ्यूजन और आता है, और ये कंफ्यूजन का आंसर जो है ना लोगों के पास नहीं होता। ये लो लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना इस क्वेश्चन में। नहीं होता बेटा इसका आंसर अच्छे अच्छों के पास, कुछ भी एक्सप्लेनेशन देते हैं, कुछ भी एक्सप्लेनेशन देते हैं। क्लोरीन HMu ये लिखा मैंने। अब मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा है कि नंबर ऑफ आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन आपको आसान लगेगा ये कंपैरेटिवली, लेकिन होता क्या है, नंबर ऑफ आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स, डाउट कहां पर आता है देखो, डाउट एक्चुअली कहां पर आता है वो देखते हैं। तो आप सबसे पहले स्ट्रक्चरली बनाओगे, तो ये वाला कार्बन आपको दिख रहा है हाइड्रोजन निकालने के लिए, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, और इन दोनों सेम आइडेंटिकल हैं, तो कहीं भी एक तरफ से आप निकाल दो। तो आप देखो ऐसा कुछ कर सकते हो स्ट्रक्चरली, ये Cl एक हुआ, यहां से हटाओ तो ये एक हुआ, फिर यहां से हटा दो ये एक हुआ, और इधर इधर से हटा दो कहीं से भी, तो ये एक हुआ, ये एक हुआ। मजेदार पॉइंट क्या है मैं समझाता हूं। जब आपने इधर से हटाया तो बताओ, ये वाला हाइड्रोजन रहा ना तुम्हारा रिएक्शन सेंटर, तो यहां पर अगर ये कायरल हो जाता तो R भी लगता, S भी लगता, R भी लगता, S भी लगता। तो क्या यहां पर कोई कायरल हो रहा है? नहीं हो रहा, तो क्या लिखेंगे? 1, इसे 1। अब इसे देखो, क्या ये कायरल हो गया? क्या ये कायरल हो गया? तो आपका आंसर है जी सर, ये तो कायरल हो गया। तो ये कायरल हो गया, तो देखिए ना, आप खुद ही देखिए, H हटाया आपने तो कायरल हो गया, तो इधर R भी पॉसिबल है और S भी पॉसिबल है। तो क्या मैं ये प्लस इसका एक इनएंशियोमर दोनों को कंसिडर करूं? जी सर, करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। तो मैंने R भी कंसिडर किया और उसका इनएंशियोमर S भी कंसिडर किया। ठीक है, अब देखो मजा इधर आता है। ये दो हुआ, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है? क्या कोई कायरल वायरल सेंटर जनरेट हुआ क्या? नहीं सर, ये कार्बन तो नहीं है, ये भी नहीं है, दो हाइड्रोजन है, इधर तीन हाइड्रोजन दिख रहे हैं, इधर भी तीन तीन हाइड्रोजन है, कायरल नहीं है, बट हाँ ठीक है, एक प्रोडक्ट आप इसको मान सकते हो। और यहाँ पर रिएक्शन यहाँ हुआ है, यहीं पर मेन एक पॉइंट आपको समझाना चाहता हूँ। रिएक्शन यहाँ हुआ है, बट जब आप देखते हैं तो बोल दिया जाता है कि यार ये देखो ना, ये कायरल हो गया, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ये कायरल हो गया। देखिए ये अलग, CH2Cl अलग, ये भी अलग, और H भी अलग, ये कायरल हो गया। तो दो मान लें? जी हाँ, दो मान लीजिए। अरे सर आप क्या बोल रहे हो, अभी तो आपने कहा था कि रिएक्शन सेंटर पे बस RS पॉसिबल होता है। तो अब मेरी बात को समझो। पहली बात, यहां तो चलो ठीक है लिखा था इनएंशियोमेरिकली प्योर, इसका मतलब इधर हमें R या S को फिक्स करके हमने चला, यहां तो कुछ लिखा भी नहीं है, तो क्या मान ले? अरे यार ये तो कायरल ही नहीं था। ये कायरल था क्या? वॉज इट कायरल और नॉट? नहीं था। ये कायरल नहीं था तो क्यों लिखेगा वो इनएंशियोमेरिकली प्योर? सही बात है सर, लेकिन सर जब वो इनएंशियोमेरिकली प्योर नहीं लिख रहा है
तो आप ये दोनों कैसे मान रहे हो सर, इसके अराउंड दोनों कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे मान रहे हो? तो अब मैं आपको यहां एक बात समझाता हूं, देखो आप थोड़ा ध्यान से समझो। जब भी ये चीज, अभी मैं कंक्लूजन बताता हूं फिर एक्सप्लेनेशन। जब भी कोई दूसरा सेंटर जो पहले कायरल नहीं था, सुनना मेरी बात, जो पहले कायरल नहीं था और कहीं और रिएक्शन होने से वो कायरल हो गया है, कहीं और रिएक्शन होने से वो भी कायरल हो गया है, तो उसके अराउंड भी दोनों पॉसिबिलिटी होंगी, आर और एस दोनों। सर काफी कंफ्यूजिंग लग रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो दिमाग से बिल्कुल ये चीज आपको क्लियर होगी, बिल्कुल विजुअलाइज कर। जब मैंने ये बनाया, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको वेज डैश के साथ बनाकर दिखाता हूं। ये ऐसा, ये देखो, ये मानो वेज पर मिथाइल, ये मिथाइल डैश पर, और ये कुछ ऐसा लगा हुआ है, ऐसा लगा हुआ है, और एक हाइड्रोजन ऐसा। दिस इज योर नॉर्मल 2 मिथाइल ब्यूटेन जो रिएक्टेंट था। ऐसा हो सकता है? जी सर बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। और ये ऐसा भी हो सकता है ना, CH3 एंड दिस इज CH3। तो अब मुझे ये बताओ, अब मुझे यहां पर ऐसा भी बताओ आप कि यही चीज जब ये वाला सेंटर कायरल नहीं था, अब ये जो आपका क्लोरीन निकल रहा है इस वाले सेंटर से, तो मतलब हाइड्रोजन निकल रहा है इस सेंटर से, तो हाइड्रोजन यहां से ये खींचेगा, तो क्या यही वाले कार्बन से खींचेगा या दोनों से ले सकता है? सर दोनों से ले सकता है सर। बस हो गया, यू हैव आंसर्ड योर क्वेरी, यू हैव आंसर्ड योर क्वेरी। लुक, ऑल्दो ये रिएक्शन सेंटर नहीं था, लेकिन ये मॉलिक्यूल से इधर से आप अगर Cl को हटाते हो तो क्या बन रहा है, देखो ये तुम्हारा CH3 आगे, and this is your CH2Cl, and again let it be this propyl and this, and at the same time ये इधर से भी निकल सकता है, इक्वल पॉसिबिलिटी माननी पड़ेगी। तो सामने से अगर निकला तो दिस इज CH2Cl and this is CH3, but interestingly you can see that even though this was not a reaction center, but you have got a chiral product along this chiral center. Look, they are mirror images of each other. You can twist them and you can check, but आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो CH2Cl है, can you see, ये एक इंटरचेंज जैसा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो एक इंटरचेंज। तो वन एक इंटरचेंज में क्या बताया था, इसकी कॉन्फ़िगरेशन R से S हो जाती है, ये R से S हो जाती है। तो जी हाँ, जब यहां रिएक्शन हुआ फिर भी आपको इसके अराउंड 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। तो कितने आइसोमेरिक प्रोडक्ट यहां पॉसिबल होंगे? 6 आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। ऑल्दो मैंने आपको रिएक्शन एक ही समझाया है रेडिकल का, बट बहुत सारा नॉलेज आपको दिया है इस लेक्चर में, जिस तरह से हर लेक्चर में देने की कोशिश करता हूँ। और आई होप ये 2 अच्छे क्वेश्चन के बाद 2 अच्छे कॉन्सेप्ट आपने सीखे होंगे। इस तरह के मैं 2-4 क्वेश्चन इलस्ट्रेशंस में और कराऊंगा, जिससे आपको हर तरह के सवाल बनेंगे रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट। एंड रिएक्शन मैकेनिज्म का सेकंड पेपर भी ऑलमोस्ट बन चुका है, 30 क्वेश्चंस का सेट, वो भी आज अपलोड हो जाएगा। देन जब मैंने जैसा कहा है आपको कि 90 क्वेश्चंस जब अपलोड हो जाए, जब हमारे 20 लेक्चर्स हो जाए, आप उन 90 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, बाकी तो पर मत लगाओ दिमाग, ठीक है। एंड फ्यू स्टूडेंट्स वर आस्किंग सर कैन वी प्रेफर अक्षय चौधरी फॉर रिएक्शन मैकेनिज्म? I will recommend no, because it is not oriented according to the notes, according to the sequence that we are following, because they have given few reactions that are not literally taught in reaction mechanisms, ठीक है। तो कुछ ऐसे नेम रिएक्शंस उन्होंने यूज कर लिए हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, फिर आप देखोगे तो आपको परेशानी होगी। सो आई विल रिकमेंड कि अब से जो अक्षय चौधरी की बुक है आफ्टर आइसोमेरिज्म, आप तभी बनाएं जब आपकी पूरी ऑर्गेनिक हो जाए, नहीं तो आप जगह जगह पर आपको परेशानी होगी, अरे सर ये नहीं पढ़े, ये नहीं पढ़े, तो थोड़ा वो प्रॉब्लम अभी होगा आपको। सो बेटर डोंट सॉल्व दोस बुक्स,
instead you just solve the illustrations that I'm doing in your class, and those 90 questions on reaction mechanism, just follow them. They are enough for now. Okay, ठीक है, then see you in the next lecture. और फिजिकल केमिस्ट्री के भी जो आपके डाउट सेशंस हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट वेरी सून, एंड स्टूडेंट्स हु हैव नॉट स्टार्टेड फिजिकल केमिस्ट्री विद अस, एक बार जाओ, कोई छोटा चैप्टर ही लेकर देखो, पढ़ के देखो, आपको आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको फिजिकल केमिस्ट्री की प्रोवाइड करी गई है लेक्चर्स में, जिस तरह से ऑर्गेनिक में भी आपको झलकियां मिली रही हो। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।